हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है आपका वेदरिंग यानी अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय क्या है कि इरोजन का एक प्रमुख एजेंट है वो होता है। यह अपक्षय के कारण जो भूतल के जो भाग ऊपर उठे हुए हैं, अपक्षय उनको समतल करने का प्रयास है वो करता है। अब अपक्षय क्या है? अपक्षय है मौसम के स्थैतिक तत्वों के प्रभाव, कि मौसम के जो स्थैतिक तत्व हैं उनके प्रभाव और प्राणियों के कार्यों द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय है वो कहा जाता है। कि मनुष्य के कार्यों द्वारा या मौसम के जो स्थैतिक तत्व हैं उनके द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनका अपने स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय है वो कहलाता है। अब स्पार्क्स के शब्दों में, यानी स्पार्क्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। स्पार्क्स के शब्दों में प्राकृतिक कारकों द्वारा यानी नेचुरल एजेंट्स द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर, यानी जो रॉक्स हैं उनके अपने ही प्लेस के ऊपर फिजिकल एंड केमिकल्स वेदरिंग, फिजिकल एंड केमिकल्स जो एक्टिविटी होती हैं यानी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होने वाले विघटन और अपघटन को कहते हैं। कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो चट्टानों का विघटन और अपघटन होता है, जो चट्टानें टूटती हैं उसको अपक्षय है वो कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपक्षय के टाइप्स। जो अपक्षय के टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फर्स्ट है आपकी केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय। सेकंड है आपकी भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग। और थर्ड है आपकी जैविक अपक्षय यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखो, अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में चट्टानें भौतिक बलों द्वारा न टूटकर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का विघटन अपघटन है वो होता है। अब जो रासायनिक अपक्षय है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका विलयन यानी सॉल्यूशन। सेलों के खनिजों का जल या अम्ल में घुल जाना, यानी सेलों के जो खनिज होते हैं उनका जल या अम्ल में घुल जाना विलयन है वो कहलाता है। जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित यानी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और निलंबित अवस्था में जल में मिले रहते हैं। सेलों में नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम जैसे घुलनशील खनिज विलयन प्रक्रिया द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में ये खनिज जल में घुलकर मिट्टी के नीचे निक्षालित यानी लीच हो जाते हैं और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ते। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक अम्लयुक्त जल में आसानी से घुल जाते हैं और जल में घोल के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। गलते सड़ते पेड़ पौधों और पशु भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं जो मृदा जल के साथ मिलकर विलयन की प्रक्रिया को तेज कर देती है। यानी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मले सड़े अंश जो कार्बन में बदल जाते हैं वो भी विलयन की जो प्रक्रिया है यानी सॉल्यूशंस की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट है वो इंक्रीज है वो कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोनेशन। जल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों के खनिजों को, यानी जल के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा मिली हुई होती है वो अपने संपर्क में आने वाली चट्टानों के खनिजों को कार्बोनेट में बदल देती है। ठीक है, इसे कार्बोनेशन कहते हैं। कार्बोनेशन फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक मींस अलग करके करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। कार्बन युक्त जल एक हल्का अम्ल होता है जो चूना युक्त चट्टानों व मैग्नीशियम कार्बोनेट को तेजी से घुला देता है और कुछ भी अवशिष्ट नहीं छोड़ता। यानी यह इनको जल्दी से घुला देता है और लास्ट में अवशिष्ट है या बचा हुआ कुछ भी है वो लास्ट में अवशिष्ट पदार्थ है वो नहीं छोड़ता। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रेशन या जलयोजन। जलयोजन रसायनों में जल का योग है।
सैलों में कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं जो जल को अवशोषित करके अपना आयतन लगभग दोगुना कर लेते हैं। कि सैलों में कुछ खनिज ऐसे भी होते हैं वो जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके अपना वॉल्यूम है उसको दोगुना यानी ट्वाइस उसको इंक्रीज है वो कर लेते हैं, यानी डबल उसको है वो कर लेते हैं, यानी इंक्रीज है वो कर लेते हैं। मेरिल महोदय के अनुसार कुछ खनिज जल धारण करके अपने आयतन में 80% तक बढ़ जाते हैं। सैलों का बढ़ा हुआ आयतन चट्टानों के खनिजों और कणों और खनिजों में तनाव, खिंचाव व दबाव पैदा करता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और लंबी होती है और इसके बार बार होने से सैलों में फैटिक हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सैलें फूलकर यांत्रिक विधि द्वारा मूल सैल से उखड़ जाती हैं और टूट जाती है। कि क्या होता है कि इसमें जल योजन में कि जल है वो एक यौगिक होता है और वो चट्टानों के संपर्क में आने पर चट्टानें हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ जो खनिज है वो ऐसे होते हैं कि वो अपने आयतन को 80% तक इंक्रीज कर लेते हैं। अब आयतन जब इंक्रीज होता है तो उससे खनिजों में क्या है कि दबाव और प्रेशर है वो क्रिएट होता है, बिछाव है वो क्रिएट हो जाता है, जिससे चट्टानें मूल चट्टान से उखड़कर अलग हो जाती हैं और वेदरिंग है वो होती है। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, यानी ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन। ठीक है, जल तथा आर्द्र वायु में मिली हुई ऑक्सीजन का जब लौह युक्त चट्टानों से संयोजन होता है तो यह चट्टान में स्थित लौह अंश ऑक्साइड में बदल जाते हैं, अर्थात लोहे में जंग लग जाता है। इससे चट्टान का रंग लाल, पीला या बादामी हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। कि जल के साथ जब ऑक्सीजन की मात्रा होती है, देखो लोहे को क्या है, अगर आप उसको पानी में डुबाकर रखेंगे, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसमें जंग नहीं लगेगा। लेकिन क्या है कि जैसे ही उसको धूप और ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, उसमें जंग है वो लग जाता है। तो जल में मिली हुई ऑक्सीजन का जब लोह युक्त चट्टानों से संपर्क होता है तो लोहे में जंग लग जाता है और उसके कारण लोहे का रंग है वो पीला और बादामी टाइप का वो हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण है वो कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट है, यानी सेकंड टाइप्स है वेदरिंग की, वो है फिजिकल वेदरिंग। यानी फिजिकल वेदरिंग में रसायन में चट्टानें रासायनिक अपक्षय द्वारा न टूटकर भौतिक बलों द्वारा टूटती हैं, जैसे सूर्यताप द्वारा, दाब मुक्ति के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा चट्टानें हैं वो टूटती हैं। इसमें फर्स्ट आता है आपका बाहर विहीनीकरण एवं दाब मुक्ति, यानी अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज। क्या होता है कि मान लो जैसे नीचे की ये चट्टानें हैं, इनके ऊपर से भारी दबाव पड़ा हुआ है। भारी दबाव पड़ने के कारण ये चट्टानें हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो दाब मान जाती है। जब ऊपर की चट्टानों का इनके ऊपर से प्रेशर हट जाता है तो ये चट्टानें थोड़ी सी हैं वो खुल जाती हैं। खुलने के कारण ये चट्टानें फैलती हैं, फैल कर ये फिर थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक कणों में है वो टूट जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों का अपक्षय है वो होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम नई बुक लेकर आते हैं तो उसके पेज होते हैं बिल्कुल कंप्रेस होते हैं, उन पेजों के बीच में बिल्कुल भी स्पेस है या ये लगा लो ऑक्सीजन है वो नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं वो बुक की मोटाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो पेज है वो कंप्रेस होते हैं, वो खुल जाते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी ऑक्सीजन या गैप है वो आ जाता है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लो हमने 5x5 का एक गड्ढा खोदा, ठीक है, उस गड्ढे से उतनी मिट्टी आप उसमें से निकालो और फिर वापस उसी गड्ढे में उतनी मिट्टी अगर आप डालेंगे तो वो मिट्टी है वो गड्ढा भर जाएगा और मिट्टी है वो उसमें नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है वो मिल जाती है। सेम यही प्रोसेस होता है कि जब ऊपर की चट्टानों का दाब है वो हट जाता है तो नीचे की जो चट्टानें होती है वो थोड़ा फैलती हैं, फैलने से चट्टानों का विघटन है वो होता है। नेक्स्ट आता है आपका तापमान में परिवर्तन एवं विस्तार, यानी टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां दैनिक तापांतर अधिक होता है, सूर्यताप चट्टानों के विघटन का सबसे कारगर साधन है सिद्ध होता है। ऐसे प्रदेशों में दिन के समय, अब देखो शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां पर, जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान की, शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेशों में जहां जो टेम्परेचर होता है वो चट्टानों के विघटन का यानी उनको तोड़ने का सबसे कारगर साधन है वो सिद्ध होता है। कि क्या होता है कि दिन के समय तापमान अधिक होता है तो चट्टानें फैलती हैं और रात के समय जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है चट्टानें फिर सिकुड़ती हैं। लगातार चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना चट्टानों का विघटन है वो करता है। और उसके साथ एक दूसरा एग्जाम्पल दूसरा कारण ये है कि
रात के समय जब ड्यू गिरती है या ओस गिरती है तो चट्टानों की दरारों में जो पानी है वो भर जाता है, और दिन जब सुबह के टाइम टेम्परेचर डाउन जाता है तो वो पानी है वो जम जाता है। जमने के बाद 9 घन सेंटीमीटर जल, 10 घन सेंटीमीटर स्पेस है वो उसको चाहिए। इस प्रकार उसमें क्या है कि वो पानी आ नहीं पाता और चट्टानें फैलती हैं और चट्टानों का विघटन है वो होता है। नेक्स्ट आता है आपका हिमनीकरण, पिंगलन एवं तुषार वेजिंग। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में तथा उच्च अक्षांशों वाले प्रदेशों में दिन के समय चट्टानी दरारों में वर्षा या हिम के से पिंगला जल भर जाता है और रात्रि को तापमान के हिमांक से नीचे गिरने पर यह जल दरारों में ही जम जाता है। जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 9 घन सेंटीमीटर जल जमने के बाद 10 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है। कि 9 घन सेंटीमीटर जो जल होता है, 9 घन सेंटीमीटर जल जमने के बाद ठीक है 10 घन सेंटीमीटर जगह वो घेरता है। तो इससे क्या होता है कि उसको अतिरिक्त स्पेस चाहिए, उसको एक्स्ट्रा जगह चाहिए, जिसके कारण चट्टानें हैं वो विघटित होती हैं। फिर आता है आपका लवण अपक्षय यानी साल्ट वेदरिंग। सैलों के रंध्रों में जमा हुए खारे पानी के वाष्पीकरण से नमक के रवे बन जाते हैं। तापीय क्रिया, जलयोजन और क्रिस्टलीकरण के कारण ये लवण फैलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे लवणों के आयतन में फैलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे इन क्रिस्टलों का आकार बढ़ता है वैसे ही चट्टानों पर दबाव बढ़ता है, इससे चट्टानें टूट जाती है। फिर थर्ड आता है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक्षय। जीव जंतुओं द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय है वो किया जाता है, या इवन मनुष्य है वो भी चट्टानों का अपक्षय है वो करता है। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका बिलकारी जीव जंतु। यानी बिलकारी जीव जंतु वो जीव जंतु होते हैं जो चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें चूहे की, तो चट्टानों में बिल बनाते हैं। जब बारिश होती है तो उस बिल में बारिश का पानी है वो चला जाता है। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो जल के साथ केमिकल रिएक्शंस करती हैं और चट्टानों का विघटन है वो होता है। उसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका मनुष्य। इवन मनुष्य भी अपने जैसे माइनिंग का वर्क करता है, खाने खोदता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य भी चट्टानों का विघटन है वो करता है। फिर थर्ड है आपका वनस्पति। वनस्पति के द्वारा भी चट्टानों का विघटन होता है कि चट्टानों के दरारों में पेड़ पौधे उग आते हैं और उनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी डीप तक चली जाती हैं और वो चट्टानों को खोखला है या उनको चौड़ा है वो कर देती हैं और इससे भी चट्टानों का विघटन है वो होता है।